हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं बेहतरीन सेशन के साथ। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने आपको फील कराया था क्लास 11th की फिजिक्स में व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम एंड व्हाट इज इम्पल्स। इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कराया था, उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे, साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको फील कराया था। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर सारी वीडियोस देख डालें, क्योंकि उससे आपकी पूरी फिजिक्स का जो बेसिक है 11th क्लास जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में स्प्रेड करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को फिजिक्स सिखा सकता है। लेट्स स्टार्ट। अब आगे की बातें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बच्चों, जैसा हमने लास्ट क्लास में इनर्शिया के बारे में पढ़ लिया, मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया, इम्पल्स के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम लॉज ऑफ मोशन को फील करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रहने वाला है आज का टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जी सर, न्यूटन बाबा के 3 लॉ थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपन यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके सामने। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सारी बातों को कि क्या है फर्स्ट लॉ। देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसमें लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। बेटा जी, जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया के सारे एग्जाम्पल्स फर्स्ट लॉ को भी पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। फर्क क्या है? न्यूटन बाबा ने इनर्शिया वाली केस में बताया कि कोई बॉडी तब तक, मतलब कोई भी बॉडी जो है अगर उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो वो उस पोजीशन में चेंज का अपोज करती है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। अब यहाँ बात जो है फर्स्ट लॉ में, वहाँ न्यूटन बाबा ने इनर्शिया से निपटने का साधन बताया कि इनर्शिया से कैसे निपटा जा सकता है। और उन्होंने बोला कि मेरे पास है एक ऐसा वेपन जो है फोर्स, जो इनर्शिया को फिनिश कर सकता है। मीन्स सिंपल सी बात है, जो पॉइंट नंबर बी में लिखेंगे कि अ बॉडी does not change its position of rest or uniform motion until an external force applied on it। कोई बॉडी अपनी पोजीशन तब तक चेंज नहीं करेगी बेटा जी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो फोर्स किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है। फोर्स इज अ रीजन विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये फोर्स की डेफिनेशन है, और ये फोर्स की डेफिनेशन किसने बताई है? फर्स्ट लॉ ने बताई है। मतलब हम इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात नोट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और वो वाली बात ये है कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन की जगह अपन इसको इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं फोर्स का। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्स is given by first law।
डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये सब बातें किसने बताई हैं? फर्स्ट लॉ ने बताई हैं। और बेटा उससे भी इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो ही लॉ ऑफ इनर्शिया है। मींस जितने भी एग्जांपल्स अपन ने इनर्शिया में लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे वो सभी एग्जांपल्स फर्स्ट लॉ को भी फॉलो करेंगे, अलग से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट लॉ ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। ठीक है, तो ये बात तो थी बेटा फर्स्ट लॉ। थ्योरेटिकल बातें हैं फर्स्ट लॉ में, सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। खींच मेरी फोटो वाले गाने से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद अपन आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन बाबा का ये सेकंड लॉ है जहां उन्होंने फोर्स की वैल्यू के बारे में बताया है, फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है न्यूटन बाबा ने सेकंड लॉ में। तो सबसे पहली बात तो यही है, पॉइंट नंबर ए, इट इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। रियल लॉ ऑफ मोशन का मीन्स क्या है बच्चों? क्योंकि इसने फोर्स को जन्म दिया है ना, और फोर्स ही तो कॉज ऑफ मोशन है, तो भाई इस दैट्स वाई हम रियल लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ को बोलते हैं। दूसरी वाली बात क्या है बच्चों? पॉइंट नंबर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is given by this law। फोर्स का मैग्नीट्यूड कौन से लॉ से मिलता है बच्चों? सेकंड लॉ से मिलता है। और अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ के एक्सपेरिमेंट स्टेटमेंट की नंबर सी। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या है सेकंड लॉ? अब फील करते हैं यहां पर, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज directly proportional to applied external force। यानी अपन बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। और बेटा जी फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dp ओवर dt, क्योंकि कंप्लीट फिजिक्स में जहाँ भी रेट वर्ड आता है वहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है बच्चों? मोमेंटम का। मोमेंटम ये वही है p/2mv, और t किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों? टाइम के रेस्पेक्ट में। और ऐसा करने से आपको क्या मिल रहा है? फोर्स मिल रहा है, सिर्फ फोर्स। ठीक है, तो ये बात स्टेटमेंट जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है और इसके बारे में बातें यहाँ पर बनाई हैं फोर्स के बारे में। इसके अलावा हम पॉइंट नंबर डी में कुछ और भी बातें आपके सामने बनाना चाहेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है MKS यूनिट होती है, SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है बच्चों, और इसकी जो CGS यूनिट होती है यानी इसकी जो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में यूनिट होती है वो डाइन होती है बच्चों। और आप ध्यान रखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू आजकल 10⁵ डाइन होती हैं, क्योंकि न्यूटन बाबा की
5 डाइन जैसी बीवी थी, दैट्स वाई ये 10⁵ डाइन हो जाता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, यहाँ से बन सकेगा डायरेक्ट क्वेश्चन और आई होप सो कि आप लोग इस बात को भूलोगे नहीं। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ फोर्स के बारे में, कुछ और भी बातें हैं। जैसे अभी हमने क्या समझा है यहाँ पर कि F इज इक्वल टू क्या बन गया है बच्चों, dp/dt बन गया है ना। P क्या है बच्चों, यहाँ पर मोमेंटम है, P की वैल्यू क्या होती है बच्चों, mv होती है। अब इसी बात से केस कर दीजिए, इसको अदालत में घसीटो, केस कर दो इस पर। केस नंबर 1, केस नंबर 1 तो बच्चों ये है इफ मास कांस्टेंट है। मोस्टली केसेस में बॉडी का मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना यार, अब कोई बॉडी मूव करेगी तो उसका मास थोड़ी ना कम हो जाएगा ऐसे मोस्टली केसेस में। तो भैया m कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो फिर F इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू dv/dt। चमका कि नहीं चमका, चलो दोबारा फील करो। P की जगह m भी रखोगे तुम, अब m कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dv/dt। सर ये dv/dt तो देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल बच्चा पार्टी, इसको क्या बोलते हैं आजकल, इसको आजकल बोलते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, dv/dt। तो भाई इसका मतलब तो ओ माई घोस्ट की दुकान, एक फॉर्मूला बन गया अलग से, F इज इक्वल टू क्या, ma। F इज इक्वल टू ma बन गया है फोर्स मास एक्सेलरेशन। बच्चों इसकी डायमेंशंस आप समझ पा रहे हैं, क्या हो जाएगी इसकी हो जाएगी mlt-2। ओके, तो ये सब बातें आपको फोर्स के बारे में ध्यान रखनी थी। मोस्टली क्वेश्चंस इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। फोर्स ma के बारे में बेटा एक बड़ी रोमांटिक बात है, फोर्स के बारे में ही रोमांटिक बात है बच्चों। जिधर लगता है उधर फील नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन में फील होता है, और उसको अपन इमेजिनरी फोर्स, स्यूडो फोर्स, कुछ लोग तो घोस्ट फोर्स, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं उसको, क्योंकि वो जिधर लगता है उधर फील नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन में फील होता है। आओ फील कराएं आपको। जैसे मान लो ये देखो टन टन करता हुआ, और ये अपने पास एक पेंडुलम है और ये सस्पेंडेड है किसी कार में। ठीक है, अब होगा क्या कि जब ये कार ऐसे जा रही होगी ना तो पेंडुलम अपने आप यूं हो जाएगा, कार इधर जा रही है पेंडुलम इधर हो रहा है। समझ पा रहे हैं क्यों, क्योंकि भाई फोर्स के बारे में एक बड़ी बढ़िया बात है, आओ ऐसे भी फील कराता हूं तुम्हें। ये देखो इसके ऊपर एक m मास की बॉडी रखी है, अगर ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, इसका मतलब इस पर तो फोर्स इधर ही तो लग रहा होगा F, लेकिन बच्चा इसकी वजह से भी इधर जो इस पर फोर्स लगेगा वो कौन सा वाला फोर्स होगा बेटा जी, ma। तो ma की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि फोर्स जिधर लगता है उधर फील नहीं होता, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील होता है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना ही बेस्ट है तुम्हारी सेहत के लिए। समझ पा रहे हैं, तो क्या सीखे, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन लगेगा, ma। अगर बॉडी a एक्सेलरेशन से लेफ्ट में जाएगी तो ma राइट में लगेगा, बॉडी राइट में जाएगी तो ma लेफ्ट में लगेगा, बॉडी ऊपर जाएगी रजनीकांत की तरह तो ma नीचे लगेगा, और बॉडी नीचे आएगी तो ma ऊपर लगेगा। समझ पा रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ ma इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या बात क्लियर हो गई है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है ma वाले केस में। चलो दूसरी बात फील कराते हैं अभी आपको, केस नंबर 2। अदालत में फिर घसीटते हैं केस 2 के साथ। अब की बात फिर से फील कराने वाली है आपके लिए। देखो बच्चों फिर से मैं आपके सामने लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू क्या था, d/dt, और यहां कौन आ गया था, mv, है ना। अब यहां हम बोल रहे हैं हेयर v कैसा है, अब कि हमने v को कांस्टेंट मान लिया है कि सर v कांस्टेंट है, छी v कांस्टेंट है बेटा, और v कांस्टेंट है तो m चेंज हो रहा है,
m चेंज हो रहा है, v कांस्टेंट है। ऐसी कहानी पता है कहाँ होती है? ऐसी कहानी होती है फॉर रॉकेट। आप देख रहे हैं रॉकेट जब चलता है तो गैसेस रिलीज करता है पीछे की तरफ, तो वहाँ मास कम होता है। जिस रेट से गैस रिलीज करता है उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मास। ठीक है, तो अब वहाँ से बात बनने वाली है बेटा, F इजिक्वल टू वी को तो बाहर रख लेंगे और इनटू क्या हो जाएगा, dm ओवर dt। समझ पा रहे हैं? तो ये dm ओवर dt जो है इसे हम बोल देते हैं वहाँ पर रॉकेट के लिए रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। रॉकेट का जो फ्यूल है वो बर्न होता है, उसकी रेट है वो, और इसको बोलते हैं थ्रस्ट। जी हाँ सर, थ्रस्ट भी एक फोर्स ही होता है। थ्रस्ट का मतलब होता है बेटा धक्का देना, पुश करना, उसको थ्रस्ट बोलते हैं। अब जैसे मान लो हमें किसी रॉकेट को लॉन्च करना है ऊपर, तो उसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी देनी होगी बेटा, है ना। अब इतनी ज़्यादा वेलोसिटी अगर हम रॉकेट को देंगे मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि वहाँ पर इतना सारा फोर्स लाएंगे कहाँ से। क्या ऐसे शक्तिमान बन के सब लोग मिलकर लो ऐसे फेंकेंगे क्या रॉकेट को ऊपर? ना सर। फिर रॉकेट वहाँ पर एक्शन रिएक्शन के प्रिंसिपल से जाता है। ऐसे रॉकेट होता है वो गैस रिलीज करता है, दिस इज एक्शन, और उसको क्या मिलेगी फिर ऊपर की तरफ? रिएक्शन। बोलो हाँ। इस बात को तुम ऐसे फील करो जैसे एक बैलून में एयर फिल करो और बैलून को एयर फिल करके उसके मुंह को ऐसे पकड़ लो, फिर एक संग ऐसे छोड़ो तो एयर गैस नीचे रिलीज होगी और बैलून भाई कहाँ जाएंगे? ऊपर। मतलब जिधर उसकी हवा निकलेगी उससे ऊपर, उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो बैलून मोशन करेगा। सेम कहानी जो है वो रॉकेट के केस में होती है। फ्यूल बर्न होता जाता है, मास कम होता जाता है और उसको ऊपर की ओर एक अप थ्रस्ट फोर्स मिलता जाता है, जो एक तरीके से फोर्स ही होता है। समझ पा रहे हैं बेटा? तो ये सेकंड वाला केस था न्यूटन बाबा का, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इन केसेस से, बाबा न्यूटन के इन केसेस से बेटा हमें पता चला है क्या? हमें इनसे पता चल गया है कि भैया दो तरह के फोर्स रहेंगे। एक तो ma वाला जो स्यूडो फोर्स भी होता है, अपोजिट टू एक्सेलरेशन रहता है, और दूसरा वाला रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल बर्न होता है उसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है बच्चा, और उसको बोलते हैं मेरे भाई क्या? थ्रस्ट बोलते हैं रॉकेट का। आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है ताकि यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपसे भी बने। ओके, अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। ये सेकंड भी हमारे पास हो गया है सॉल्व। अब आ जाते हैं हम बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। जी सर, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा, जिसके बारे में पहले से भी बहुत सारी बातें अपन जान चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आओ इसके बारे में फील करते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा जी इसमें यही है, इट इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। पॉइंट नंबर बी क्या है? ये सेकंड थर्ड लॉ वो समझो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। ये है बेटा थर्ड लॉ। नंबर सी, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन।
m1 b1 इज इक्वल टू m2 b2 हमने पढ़ा था ना कल की क्लास में, वही मोमेंटम कंजर्वेशन, जहां नेट फोर्स 0 होता है तो दोनों एक दूसरे में सेम फोर्स भी लगाते हैं, मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। इसका कॉन्सेप्ट बस इतना सा है बेटा जी, जैसे मान लो ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट है ये m1 और एक ऑब्जेक्ट है ये m2। अब कॉन्सेप्ट क्या है, m1 m2 पर फोर्स लगाएगा, m2 m1 पर फोर्स लगाएगा, है ना। तो बस इतनी सी कहानी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि फोर्स बाय m1 ऑन m2 इज इक्वल टू फोर्स बाय m2 ऑन m1, यानी दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और यहीं से अपन बोल देंगे जब फोर्स इक्वल अप्लाई होंगे तो मोमेंटम भी इक्वली चेंज होगा। दैट्स वाई मोमेंटम ऑफ वन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ टू। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं भाई। एक्शन रिएक्शन के हम चल पाते हैं तो एक्शन रिएक्शन की वजह से हमारे पैर लगाते हैं ग्राउंड पर एक्शन और ग्राउंड हमको देता है रिएक्शन, है ना। ये लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट हो जाएगा, स्विमिंग इसी का एग्जाम्पल है। या जैसे मान लो आप बोट में से जंप करते हैं तो बोट पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाती है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। फोर्स तो बेटा हमेशा पेयर में अप्लाई होता है, एक्शन के लिए रिएक्शन होगी ही सही, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, एक्शन है तो रिएक्शन तो होनी ही होनी है। फोर्स हमेशा पेयर में अप्लाई होता है। जो अभी MA पीछे की डायरेक्शन में लग रहा था वो इसी का एग्जाम्पल तो था, क्योंकि फोर्स बॉडी पे लग रहा है आगे और रिएक्शन किधर होगा, पीछे। जिधर लगेगा उधर फील नहीं होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील होगा। समझ पा रहे हैं। अभी NDA में क्वेश्चन आया, अब जैसे मान लो अर्थ है और हम हैं तो हम पर फोर्स लगाती है अर्थ और अर्थ पर फोर्स लगाते हैं हम, है ना। जितना फोर्स अर्थ हम पर लगाती है उतना ही फोर्स हम अर्थ पर भी लगाते हैं, लेकिन हमारा मास कम है इसलिए हमें फोर्स फील होता है। अर्थ का मास ज़्यादा है तो उसको वह फोर्स फील नहीं होता है। समझ पा रहे हैं। ऐसी क्लास 12th में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में कूलम भाई ने बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो भी एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट लगाते हैं, मतलब वो भी न्यूटन बाबा के थर्ड लॉ को ही फॉलो करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से किस किस टाइप की बातें बन सकती हैं वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। अगर आपको ये फील आया तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सारी बातें समझ लीजिए। अब बेटा ये सारी बातें जब हमारे पास हो गई हैं तो अब हम थोड़ी सी बात बनाते हैं फोर्स के बारे में कि आखिर फोर्स क्या है। फोर्स के बारे में अपन को क्या क्या सीखना है वो ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्स एक रीजन है जिसकी वजह से कोई बॉडी को वो किसी भी बॉडी की पोजीशन शेप साइज में चेंज कर सकता है। ध्यान दीजिए, चेंज कर सकता है, कर देगा ये ज़रूरी नहीं है। अब मान लो मैं हाथी पर फोर्स लगाऊं तो क्या हाथी का साइज चेंज होगा? नहीं ना। तो बेटा जरूरी नहीं है कि चेंज हो ही जाए, बस मैंने बोला कैन चेंज कर सकता है। क्लियर। दूसरी वाली बात, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सब जानते हैं। MKS यूनिट सब जानते हैं, CGS यूनिट सब जानते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, जैसे बेटा आपको मैं बताऊं कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं बेटा जी जो कांटेक्ट में बॉडी होती हैं तभी अप्लाई होते हैं। कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहली बात तो यही है कि वो भी फॉलो करते हैं क्या, एक्शन रिएक्शन, है ना। दो बॉडी अगर आपस में कांटेक्ट में है तो वो एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगी अलग अलग डायरेक्शन में, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरी वाली बात क्या है बेटा कि बॉडी शुड बी इन कांटेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स बात करते हैं, जैसे कांटेक्ट फोर्स में होते हैं फ्रिक्शन फोर्स
और जैसे सॉलिड और लिक्विड के बीच में, गैस के बीच में होता है विस्कस फोर्स। जब हम वाटर में मोशन करते हैं तो वाटर हम पर जो फ्रिक्शन लगाता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। एयर में मोशन करते हैं तो एयर जो फ्रिक्शन लगाती है उसे विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है, एयर के रेजिस्टेंस को। जैसे पैराशूट नीचे जंप करता है तो उस पर एयर ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, वो विस्कस फोर्स होता है। समझ पा रहे हैं, ये वाली बात है। जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन होता है बच्चों, वैसे लिक्विड में और गैसेज में कौन होता है, विस्कस फोर्स होता है। नंबर बी बेटा, जैसे हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स वो होते हैं जो सेंटर से सेंटर अप्लाई होते हैं। सेंटर से सेंटर अप्लाई होने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है बेटा, सेंट्रल फोर्स है। जैसे अर्थ के और उनके बीच में लगेगा, सन के बीच में, तो अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ली जाएगी, उनको हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा नंबर सी, अगर फोर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स कौन होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं बेटा जिनका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क होना चाहिए बेटा, जैसे इलास्टिक फोर्स वर्क होना चाहिए बेटा, इनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किन्हें कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनका वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, अब पाथ स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम वर्क करेगा, पाथ अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा वर्क करेगा। जैसे विस्कस फोर्स, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं तो इनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। पूरे यूनिवर्स में सबसे वीक जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें हैं फोर्स के रिगार्डिंग, ये आपको ध्यान रखनी है। फोर्स बहुत टाइप के होते हैं, सबकी डायमेंशंस यूनिट सेम होती हैं। फोर्स के बारे में और भी बातें हम नेक्स्ट क्लास में आपको फील कराएंगे, और साथ ही साथ आपको फील कराएंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों क्या, मोशन ऑफ लिफ्ट, मोशन ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको फील कराने वाले हैं। तो आप बने रहें, नेक्स्ट क्लास में भी इसी तरीके से। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे कि उनका भी प्रॉफिट हो सके और आपका शेयर किसी बच्चे को फिजिक्स सिखा सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और धुर्राटेदार तरीके के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।